तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 400 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे युवान आइस पीक टेरिटरी के पास जाते हैं, उन सब से बात करते हैं, लेकिन नेगोशिएशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। फाइनली वॉर होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर प्रैक्टिशनर फैक्शंस के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। और ये प्रैक्टिशनर फैक्शंस का टेरिटरी मिंग वांग वर्ल्ड क्लस्टर होता है, जो कि अपने प्रैक्टिशनर लॉर्ड मिंग वांग की एब्सोल्यूट डोमेन होती है। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि मिंग वांग जो कि लॉर्ड होती हैं, अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर में पता चलता है कि अपने लॉर्ड के अंदर भी एक महिला लॉर्ड मौजूद है, जो कोई और नहीं लॉर्ड मिंग वांग ही होती हैं। इसी चैप्टर में हमें उसका जेंडर रिवील किया गया, वरना पहले तो हमें लगा था कि सारे लॉर्ड्स मेल ही हुआ करेंगे, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये लॉर्ड मिंग वांग एक फीमेल कैरेक्टर होती है। अब यहाँ पे लॉर्ड मिंग वांग ही पूरे के पूरे वर्ल्ड क्लस्टर्स को अपना ऑपरेट किया करती थी। और यहाँ पर इस जगह पर पाप को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी बंदा अगर बहुत बड़ा पाप करता है तो उसको उसी वक्त मरवा दिया जाएगा। और असल में ये जगह अभी मिंग वांग वर्ल्ड क्लस्टर की कोर एरिया में ये सभी चीज़ें हो रही होती हैं, जिसका नाम मिंग वांग होली लैंड होता है। वहाँ पे कई सारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस आकर रहा करते थे दूसरे वर्ल्ड क्लस्टर्स में। कि अब यहाँ पे किसी को मिंग वांग होली लैंड के अंदर एंटर करना है तो उसके पास दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एक तो उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दूसरा होती है मेरिट पॉइंट, कि आपने अपने स्ट्रेंथ के बावजूद, कम होने के बावजूद आपने इतने काम कर रखे हों कि आप इतने मेरिट पॉइंट्स को जमा कर लो कि इस आने के लिए आप काबिल हो जाओ। और ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हुआ करते थे। जितने भी वीक मेरिट्स थे तो उनके पास स्ट्रेंथ बहुत जाती, उनको मेरिट्स पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिनके पास इमेंस मेरिट पॉइंट्स हुआ करते थे तो वो अपने लोअर स्ट्रेंथ के बावजूद भी इस जगह पर आकर रह सकते थे और ग्रेट लॉर्ड की अपनी प्रॉक्सिमिटी गेन कर सकते थे। मतलब यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड बंदे होंगे उनको अपनी ग्रेट मिंग वांग खुद से सिखाएगी, पढ़ाएगी कि देखो तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कभी नहीं माफ़ की जाती है, पाप को। चाहे वो बंदा कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो और वो कितने ही बड़े मतलब छोटे मोटे पाप को माफ़ कर देते, लेकिन अगर उसने बड़े पाप किए हैं तो चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उसे पनिशमेंट मिलेगी ही। या तो उसे यहाँ पे कोई सज़ा दी जाएगी, या फिर अगर उसने कुछ ज़्यादा बड़ा पाप किया है तो उसे मार दिया जाएगा। जिसके साथ हमें मिंग वांग होली लैंड के लाइटनिंग रेडियस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मीटिंग हो रही होती है। अभी इस जगह पर जितने भी प्रैक्टिशनर फैक्शंस के बंदे रहा करते थे वो बिल्कुल ही शांति से रहा करते थे। यहाँ पे जरा सा भी पाप नहीं होता। मतलब कि ये लोग झगड़ते वगड़ते नहीं, पूरे तरह बुद्धा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल वाले बैंक्स, या फिर कह सकते हैं कि हाई लेवल वाले भी, जो कि हाई मेड पॉइंट्स के साथ, वो सब यहाँ पर बैठ के किसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। जहाँ पे उनमें से एक बात करता, अब देखो यहाँ पे हमें वर्ल्ड क्लास लेवल्स के बारे में बताया नहीं जाता कि यहाँ पे कौन कौन से बंदे मौजूद हैं, क्योंकि वो फालतू के हैं, वर्ल्ड क्लास पे कौन ही ध्यान देगा। अब यहाँ पे उनमें से एक बंदा कहता है कि प्रैक्टिशनर फू टियाउन, जो कि एक सेमी ह्यूमन डाउ कॉम्प्रिहेंडर वाला बंदा है, उसने अपने आप को कैजुअल से ब्रेक थ्रू कराने के लिए लगभग बिलियंस ऑफ सोल को खा लिया है, खुद में नॉरिश किया है। और अभी तक उसने 320 मिलियन इपोस के अंदर लगभग 100 बिलियन लिविंग बींग्स को डिवोवर भी कर दिया है। इसके पाप सच में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ये बहुत ही बड़ा होता है। जिनमें से एक बंदा कहता कि इतनी बड़ी पाप के साथ मैं इसको डेथ पेनल्टी देना चाहता हूँ। लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि देखो ये तो सही है, लेकिन डेथ पेनल्टी को हमें वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बींग्स को रिपोर्ट करना होगा और वहीं उसे पर्सनली कैरी आउट करेंगे। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी के फिलहाल में हमें उसे डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे एंडलेस विंड पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि वो उसको पनिश भी करे और उसको प्रैक्टिशनर फंक्शंस के बारे में पता भी चले कि उसने क्या क्या किया है, उसे डर तो लगे और बाकी सबको ये भी पता चले कि आखिरकार ऐसा करने से क्या होता है। अब बताया जाता है विंड पनिशमेंट रेलम के बारे में कि विंड पनिशमेंट रेलम एक अलग ही जगह होती है एंडलेस ह्यूमन स्पेस के बीच में, जहाँ पे कोई भी कैजुअल के अंदर जो लाइफ फॉर्म होता है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ फॉर्मेशंस दे दिया जाए तो वहाँ पर एंडलेस ह्यूमन एनर्जी को रोका जा सकता है और वो कोरोजन से
बच सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर एंडलेस कोरोजन भी नहीं आई, लेकिन वहाँ की नेचुरल विंड्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी सेमी ह्यूमन डाउ एनलाइटमेंट प्रैक्टिशनर्स को मौत तक काट डालेंगी और वहाँ पर उसको फोर्सफुली मूव भी नहीं करने देगी। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप स्पेस में जा चुके हो एक सूट के साथ, जो कि आपको स्पेस से बचाती तो हुआ है, रेडिएशन से बचाती तो है, लेकिन वहाँ पर इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि आपको वो हवाएं ही काट कर मार डालेगी। अब यहाँ पे वो सब इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते कि उसे कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए, या तो उसे डायरेक्ट डेथ पनिशमेंट दे दो या फिर उसे इसी जगह विंड पनिशमेंट रियल्म के अंदर भेज दो। अब ये सेंटेंस इटर्नल होता है, मतलब जब तक कि वो बंदा केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करके बाहर हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म न बन जाए तब तक ये बंदा उसी जगह सजा काटते रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि मान लो कि ऐसी पनिशमेंट उसे दे दी गई और कोई मान लो कि अपने नफरत की आग में ब्रेक थ्रू करके डायरेक्टली लॉर्ड बन गया, तो क्या वो इन लॉर्ड को माफ़ करेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब अपने लॉर्ड के अंदर एक ऐसा लॉर्ड भी जन्म कभी ना कभी तो जरूर लेगा जो कि अपने ही लॉर्ड के खिलाफ चला जाएगा, और ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि अभी देख लो कि अभी एक प्रैक्टिशनर को सभी जो कि ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसी जगह भेजने की बात चल रही है जहाँ पर उसकी जान नहीं बच सकती है। अगर वो कैसे भी करके वहाँ पे सर्वाइव करके खुद को ब्रेक थ्रू करा के एक लॉर्ड लेवल तक ले गया तो उसके अंदर की हेट्रेड बताओ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी लॉर्ड्स के खिलाफ कि तुमने मुझे नहीं बख्शा, तो बताओ मैं आखिर तुम सबको कैसे बख्श दूँ। और ये लॉर्ड अपने अलग को कर लेगा, अपने बाकी ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स के साथ, ह्यूमन लेवल लाइफ फॉर्म के साथ मिलकर अपने लॉर्ड्स के साथ ही खिलाफत में जंग शुरू कर देगा। अब ये तो अलग बात है, लेकिन इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे ये सभी चल रही होती है, वो सब अलग अलग चीज़ें बात कर रहे होते हैं, बहुत बकवास की गई है, लेकिन इन सबको स्किप करते हैं क्योंकि ये साइड कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ उनमें कई सारी बातें होने लगती है, वही दोनों डिस्कशंस होने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या वो डेथ पेनल्टी के लायक है या फिर उसे छोड़ देना चाहिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ये उसकी किस्मत के ऊपर होगी कि वो ब्रेक थ्रू करके अपनी जान को बचा पाएगा। लेकिन इसी के साथ उनमें से एक बंदा कहता है कि फॉर यू टियानी की टैलेंट कंसिडरेबल है, एंडलेस पनिशमेंट उसके लिए काफ़ी सही रहेगी ताकि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके थोड़ा सा अपनी जान बचा सके। मतलब कुछ तो बंदे उसका फेवर कर रहे थे कि हमें उसे एंडलेस विंड पनिशमेंट देनी चाहिए, वहीं पे कुछ कह रहे थे कि उसकी पाप बहुत ज़्यादा है, उसको डायरेक्टली डेथ पनिशमेंट देना चाहिए। वहाँ पे टोटल 9 बंदे मौजूद होते हैं, जिनमें से 3 बंदा कहता कि हमें एंडलेस विंड पनिशमेंट देनी चाहिए, वहीं पे 6 बंदा कहता कि हमें उसे डेथ पेनल्टी चाहिए। यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट डेथ पेनल्टी ही निकलता है और वो सब रिपोर्ट करके ऊपर वाले लेवल वाले बंदों को भेजते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई और डिसाइड करता है। अब यहाँ पे लुपेन की एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं उसे चेंगे ही डिसाइड करता है, और ये बाकी के हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी कमांड किया करता है। और यहाँ पर लॉर्ड मिंगवांग के एब्सोल्यूट डोमेन में एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ही सारे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब यहाँ पे एक टावरिंग फिगर के पास ये मैसेज आती है कि फू टियानु को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, और यहाँ पे उसके सामने एक वेपन्स भी सबमिट होता है जिसे कि एक बार फू टियानु ने बिल्ड किया था, उसके पास ये मौजूद था। यहाँ पे बताया जाता कि अगर यहाँ पे कोई एक लॉर्ड होता तो एक मेयर थाउट में वो किसी भी बैंक के अंदर सोल पॉल्यूशन को डालकर उसको मार डालता, मतलब उसके काउजिन इफेक्ट को भी वो पता लगा लेता, यहाँ तक कि वो पूरे के पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड के प्रोटेक्शंस को भी यूज करके उसके सोल को कॉन्टेमिनेट करके उसको तबाह कर सकता था। मतलब लॉर्ड्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर वो किसी भी बैंक्स को मार सकता है, चाहे वो केज वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद क्यों ना हो या फिर कहीं ना, वो हर एक चीज़ को स्कैन कर देगा, उसके काउजिन इफेक्ट की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म लॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, उसको कम से कम काउजिन इफेक्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो उसके लोकेशंस को पिन पॉइंट करके उस पर सोल पॉल्यूशन, मेमोरी पॉल्यूशन को डाल सके। अगर मेमोरी पॉल्यूशन एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म है तो कोई भी सेमी ह्यूमन डाउ एनलाइटमेंट जो कि केज वर्ल्ड के अंदर अभी तक है वो ब्रेक थ्रू नहीं किया है तो वो इसको कहीं ना कहीं रेसिस्ट कर सकता है। लेकिन जब कोई एक वर्ल्ड क्लास लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स जो कि अपना ये मेन कैरेक्टर, जो कि मेन कैरेक्टर नहीं है, इस लीडर 9 बंदों का लीडर होता है, वो एक वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म था, तो वो अपने उसी लाइफ फॉर्म के अंदर मेमोरी पॉल्यूशन को डालेगा, जिसके कारण मेमोरी पॉल्यूशन होगा तो कोई भी सेमी ह्यूमन लाइफ प्रैक्टिशनर्स इस मेमोरी पॉल्यूशन को सह नहीं पाएगा, क्योंकि क्या
बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर जब तक वो नहीं सर्वाइव कर सकता, मतलब सेमी ह्यूमन डाउ एनलाइटमेंट प्रैक्टिशनर्स को अगर सच में सर्वाइव करना तो उसकी विल पावर वो कैजुअल से ट्रांसेंड करनी चाहिए, तभी वो हो सकता है कि सर्वाइव कर सके। जिसके साथ अपना वो टावरिंग फिगर फू टियान्यू के वेपन की तरफ घूर कर देखता है और उसी काउजन इफेक्ट से वो अपने फू टियान्यू को देखता है जो कि ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर एक जगह पे छिपा हुआ था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि यार उसने बहुत ज़्यादा पाप कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पर वो छिप कर आता था। इसी वजह से अपने फू टियान्यू को वेपन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक सिंगल ग्लांस में वो उस बंदे के अंदर अपनी मेमोरी पॉल्यूशंस को डाल देता है, जिसकी वजह से फू टियान्यू कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है और कुछ ही मोमेंट्स के अंदर उसकी सोल ट्विस्ट होकर कोलैप्स होकर मारा जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि मिंगवांग होली लैंड के अंदर मिंगवांग अपने एक वॉच लेके घर के बगल में घर में रहकर सेक्लूजन में रहा करता था। इसी बंदी ने रूल्स बनाए थे और अपने सब ऑर्डिनेट्स को इसी के मुताबिक चलना होता है। मतलब इसने भी अपने उस वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म को बता दिया था कि तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना है। उसके एब्सोल्यूट डायमंड के अंदर पनिशमेंट काफ़ी अलग है जितना कि उसने पाप किए होंगे। अगर किसी ने ज़्यादा पाप किए हैं तो ये सब बकवास की बातें, तो इसको स्किप करते हैं। और फाइनली हमें उस बंदी मतलब मिंगवांग लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठकर कल्टिवेट करती हैं और कहती है कि मेरी हिनवान थंडर डाओ उसमें 80% थंडर है और 20% वाटर है। अगर जिंगमैंग अपने सेकेंड हिनवान लेवल डाओ को कंप्रीहेंड कर सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं, मैं भी तो सेकेंड हिनवान लेवल डाओ को क्रिएट कर सकती हूँ। अब जितने भी लॉर्ड हैं वो खुद ही प्राउड होते हैं, मतलब कि इस लेवल तक पहुंच पाना किसी की बस की बात नहीं होती, इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जो भी लॉर्ड बनते हैं तो वो तो प्राउड होंगे ही, उन्हें खुद के ऊपर गुरूर होगा, खुद के ऊपर घमंड तो होगा ही। इसलिए वो ये बात कह रही होती कि अगर जिंगमैंग सेकंड डाओ को कंप्रीहेंड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये पॉसिबल है कि मैं दूसरी हिनवान वाटर डाओ को क्रिएट करूँ जिसमें मेरी वाटर फाउंडेशन होगी, जैसे इसमें मेरी थंडर फाउंडेशन से। लेकिन वो यहाँ पे कहती है कि इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि वो काफ़ी धीरे धीरे कर पा रही थी। लेकिन जब तक वो धीरे धीरे एडवांस करती जाएगी इसमें एक आशा है कि वो सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि ये इमॉर्टल है, कभी भी नहीं मर सकते, इनके पास टाइम की कमी नहीं है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्लो कल्टिवेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थी कि जब तक वो एक बॉटल नेक में जाकर अटक न जाए तब तक लॉर्ड मिंगवांग भी हार नहीं मानने वाली थी, वो तब तक प्रैक्टिस करने वाली थी और ऐसा ही चल रहा होता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैंग को छोड़कर बाकी के जितने भी लॉर्ड्स हैं वो अपने स्ट्रॉन्गर बनने के रास्ते को खोज रहे होते हैं। लॉर्ड युवान, लॉर्ड नाइगू, उन्होंने अपने क्लियर पाथ को बना रखा था कि उन्हें कैसे कैसे करना है। लॉर्ड वुलांग, लॉर्ड मिंगवांग, लॉर्ड जिंग और लॉर्ड मेमोन की बात करें तो वो सब अपने सेकेंड हिनवान लेवल डॉ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें उन सभी की प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। उनकी फर्स्ट हिनवान लेवल डॉ उनके नेचर से काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली मिलती जुलती थी, लेकिन उनकी जो सेकंड थी वो उनके नेचर से काफ़ी अलग होती है, जिसके वजह से उनको कॉम्प्रीहेंड करने में इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लू फेंग की बात करें तो उसकी नेचर लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं और उसकी हिनवान लाइफ डेड डम उसके कोर को लाइफ ही बनाती हैं। और यहाँ पर इसी वजह से लू फेंग अपने कैजुअल से इतनी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर पाया। अब यहाँ पे मैंने कमेंट भी देखी थी जिसमें कि एक बंदे ने कह रखा था कि जब तक लू फेंग डिस्ट्रक्शन डॉ को नहीं सीख लेता तब तक लू फेंग अपना रौला नहीं जमा पाएगा। ऐसा ही मैंने बोला, लेकिन हाँ ये बात भी सही है, जब तक लू फेंग अपने सेकंड डॉ को जो कि डिस्ट्रक्शंस की डॉ है उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर लेता, लू फेंग अपना रौला कभी जमा ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ डिफेंसिव पावर्स में ही रह जाएगा, उतना ज़्यादा उसकी भय नहीं होगी जो कि एंशिएंट बेंग्स में होनी चाहिए थी। जब लू फेंग कॉम्प्रीहेंड कर रहा था तो यार वो सारे एंशिएंट बेंग्स बस देख कर चिल हो रहे थे कि करने दो, कितना डिफेंस बढ़ाएगा, ये अपने सिर्फ टाइमिंग को बढ़ा रहा है, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे चल जाएगा, ये हमें मार नहीं पाएगा, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन लू फेंग ऐसे वर्ल्ड को डिफाइन करना शुरू करेगा जो कि उसके डिस्ट्रक्शंस के पार्ट्स के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पर एंशिएंट बेंग्स चुप नहीं रहेंगे, वो घुस के लू फेंग पर अटैक करेंगे जहां पे लॉर्ड्स को आना ही पड़ेगा। या फिर लू फेंग सिंपली ये कर सकता है कि लू फेंग बैठकर घर में अपने डिस्ट्रक्शंस डॉ को सीख लेगा जहां पर उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उतना ही टेरिफाइंग हो जाएगा जितना लू फेंग फिलहाल में अपने लाइफ को लेकर है।
जितना लू फेंग लाइफ को अपनी ड्यूरेबिलिटी को बनाए हुए है उतना ही डिस्ट्रक्शंस में उसकी पावर्स हो जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कॉम्बो हो जाएगा। एक ऐसा जिसकी अटैकिंग पावर इतनी पावरफुल है कि सारे बंदे डरेंगे, और एक ऐसा जिसकी डिफेंसिव पावर्स इतनी है कि आप पूरे बंदे मारते मारते थक जाएंगे। तो सोचो दोनों की कॉम्बिनेशंस कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही थी। लू फेंग फिलहाल में डिस्ट्रक्शंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाया हुआ था, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंड में वो भी काफ़ी लो हो चुकी थी क्योंकि वो उतना स्पीड में नहीं कर पा था। जिसके साथ ऐसा चल रहा होता है उसकी ह्यूमन लेवल डॉ भी स्लोली चल रही होती है। लेकिन बात करें लॉर्ड मिंग व लॉर्ड जिन की, तो उनकी लू फेंग के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही स्लो होती हैं और वो किसी भी मोमेंट पे अपने बॉटल नेक को हिट कर सकते हैं, क्योंकि लू फेंग नया नवेला बंदा है तो उसको बॉटल है नेक अभी हिट नहीं होगा, उसे टाइम लगेगा या फिर नहीं भी होगा क्योंकि मेन कैरेक्टर है। जिसके साथ लॉर्ड मिंगवांग अपने इन्हीं सब को बारे में सोच रही होती है और क्या था कि मुझे वाटर को फाउंडेशन बनाने होगा, और यहाँ पर उसकी खुद ही बकवास होती है, इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे वो सब कल्टिवेशंस कर रही होती, सोच रही होती कि क्या करना चाहिए, लेकिन तभी युवान का मैसेज आता है जो कि उससे टेलीपैथी से कहती है कि नेगोशिएशन फेल हो चुका है, चलो आई स्पीक फैक्शंस के साथ वॉर के लिए प्रिपेयर करो। अब जैसे ही यार वो बात ये सुनती है वो कल्टिवेशंस को छोड़ती है और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फ्रेश महसूस करने लगती है और कहती है कि वॉर, और यहाँ पर वो कहती है कि बात करें कल्टिवेशंस और वॉर के बीच में तो वॉर करना कुछ ज़्यादा ही आसान है कल्टिवेशंस के मुकाबले, और चलो ये फाइनली आ ही चुका है। और लॉर्ड मिंगवा के अंदर फाइटिंग स्पीड कुछ ज़्यादा ही आ जाती है और इसके बोन्स के अंदर देखा जाए तो ये कभी भी लड़ाई से भागी नहीं है, लड़की है तो क्या हुआ झांसी की रानी बनी फिरती है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लॉर्ड जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने राजगद्दी पर बैठे हुए होते हैं। उसके सर पे 12 सिल्वर व्हाइट हॉर्न्स मौजूद थी जो कि एक क्राउन की तरह लग रही होती हैं, और वो आराम से बैठ कर कह सकते हो तो कल्टिवेशंस कर रहा था। कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिटेलिंग में बता दी गई होती है, लेकिन बताया जाता कि वो अपने डोमेन के अंदर मौजूद था और काउंटर्स फैक्शंस क्लास जो कि देख रहा था उन सभी को जांच कर रहा था। अब यहाँ पे वो बैठे बैठे ये बकवास करता है कि लाइफ की चार्मिंग ही अलग तरीके की है, जो भी बंदा अपने डेथ को मात देकर आगे बढ़ता है वही सबसे ब्रिलियंस बन जाता है। अब लॉर्ड जिन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो भी जानता था कि यार काउंटलेस फैक्शंस के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, अगर लाइफ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बड़ी आराम से रह रहे हैं। जिसके साथ यहाँ पे वो क्या था कि उफ क्या ही करे, लू फेंग ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉ से चला है। मैं सोचता हूँ कि वो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी जानता था कि यार लू फेंग ऐसा बंदा नहीं है कि जो कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट करे। अब लॉर्ड जिन होते हैं वो तो हमें अच्छे से पता है कि वो कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो खुद कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स में से एक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें जंगल के नियम के बारे में अच्छे से पता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की बात होती है। अगर यहाँ पे कोई अपना बंदा अपने खुद की पावर से अपने ओरिजिन लैंड पे राज करता है तो इसका मतलब ये है कि वो कैपेबल है कि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। इनफैक्ट लॉर्ड जिन उनको एडमायर भी करते हैं, उसके लिए वही था सर्वाइवल टू द फिटेस्ट जिसके साथ ये सभी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे वो जानते थे कि लू फेंग इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो ये भी कहते कि हमारी टेम्परमेंट काफ़ी ज़्यादा अलग है तो हमें दूरियाँ बनानी ही चाहिए, और वो भी इन सब के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उनके पास भी अपने लॉर्ड जिन के मतलब लॉर्ड युवान के मैसेज आते और कहते जिन नेगोशिएशन फेल हो चुका है, आई स्पीक फैक्शंस के साथ वॉर के लिए प्रिपेयर करो। अब जैसे ही लॉर्ड जिन इस चीज़ को सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे भी ये वॉर काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मतलब कि सारे लॉर्ड्स में से देखा था तो सबको वॉर कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, वो भी इंस्टेंट में गायब हो जाता है। जिसके साथ हमें लॉर्ड वुलान को दिखाया जाता है जिसके पास भी सेम मैसेज आता है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। उसी के साथ हमें लॉर्ड नायू को दिखाया जाता है जो कि बैठकर कल्टिवेट कर रहा था, उसे भी पता चलता है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब लॉर्ड नायू बाकी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई ह्यूमन एंसेस्टर मरता है तो ये बंदा हमेशा मोरोसा की तरह उसके बॉडी को खा जाता है। मतलब कह सकते हो कि यार वो मोरोसा की तरह ही पावर्स को रखता है, उसको पढ़ता है, खा जाता है और अपनी पावर्स को बढ़ाता है क्योंकि ये उसको पावरफुल बनाती है। जिसके साथ बाकी लॉर्ड्स को दिखाया जाता है, हमें बाकी के और भी लॉर्ड्स के बारे में पता चलता है जो कि यार बकवास है, एक ही चीज़ बार बार दिखाई गई है। जिसके साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये वॉर की न्यूज़ बाकी के दूसरे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के पास भी जाती है। अपने लॉर्ड्स के अंदर से जो खुशी निकल रही थी वॉर को लेकर, वो खुशी
पूरे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की तरफ फैल जाती है कि हाँ खुशी कोई हो रहा है, और उनकी जो है ट्रेड वो सभी ह्यूमन एंसेस्टर्स तक भी चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे काउंटलेस फ्लक्चुएशंस होना शुरू होते हैं और लॉर्ड मोमेंट भी अपने पीक कंडीशंस पे आ जाते हैं। लॉर्ड मोमेंट वो अपनी पावर्स को थोड़ी मोड़ी खो देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो अपने ओरिजिन वर्ल्ड्स के पावर्स को यूज़ करके तुरंत ही पीक कंडीशंस पे आ जाते हैं। नॉर्मली वो वहाँ पे अपने आप को पीक कंडीशंस पे धीरे धीरे लाते हैं, लेकिन जबकि उनको पता है कि वॉर आ चुकी है तो अपनी पावर्स को जल्दी से बढ़ाकर चलने लगते हैं, जिसके साथ फाइनली लॉर्ड जिंगमैन को भी ये पता चलता है और वो भी वहाँ पे निकल चलता है। हमें सीन चेंज कर अपने लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल में अपने सेक्लूजन में कल्टिवेट कर रहा होता है। और जबकि लू फेंग सबसे यंगेस्ट लॉर्ड था तो वो अपने फिलहाल में हिनवान ब्लेड डाउ को कॉम्प्रीहेंड करने में लगा हुआ था। लू फेंग अपने अर्ली स्टेज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन में था, तो उसकी वजह से लू फेंग को अभी कोई बॉटल नेक्स नहीं मिल रही थी, इसलिए यार लू फेंग बड़ी आराम से कल्टिवेशन किए जा रहा होता। लेकिन तभी युवान भी लू फेंग से आकर सेम वही बात करते हैं। लू फेंग को भी पता चलता है कि चलो अब वक्त आ चुका है, जिसके साथ लू फेंग भी निकल पड़ता है। और फाइनली हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता कि युवान ने सबसे पास में लॉर्ड वुलन के पास ही सबको बुलाया था, क्योंकि लॉर्ड वुलन सबसे स्लोएस्ट मूव किया करते थे और वहीं पे सबको मीटिंग पॉइंट थी। अल्दो वहाँ पे लॉर्ड्स के अलग अलग टाइम थे, लेकिन सभी बहुत जल्दी अराइव हो जाते हैं। और युवान सबसे कहता कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और लॉर्ड जिन, लॉर्ड वुलन, लॉर्ड मिंगवान, लॉर्ड नाइगू, लॉर्ड जिंगमैन, लॉर्ड मोमेन, लॉर्ड लुओ फेंग, हम सभी यहाँ पर आ चुके हैं और सबके अंदर बैटल इंटेंट जाग रही होती है। अब यहाँ पे वो सबको बताते हैं कि हमने कैसे मीटिंग की, ये सब और वो सारी चीज़ बताते हैं। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उन सारे लॉर्ड्स का पहले से ही प्लान था कि हम वहाँ पे जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे, और नेगोशिएशन फेल होगी तो हम लोग वॉर को फॉलो करेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वीकर फैक्शंस के साथ डील कर लिया होता है। अब यहाँ पे लॉर्ड्स 3600 में से एक सिंगल वर्ल्ड क्लस्टर्स भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पे वॉर कर रहे थे। जिनमें से लॉर्ड जिन पूछता कि जिंगमैन क्या बताऊं, क्या सच में आई स्पीक फैक्शंस हमारे साथ वॉर करना चाहता या फिर नहीं, क्योंकि यार लॉर्ड जिंगमैन फ्यूचर को देख सकते थे, इसलिए सबसे पहले अपने लॉर्ड जिन उसी से पूछते हैं। तो लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि हम वो करने वाले हैं, लेकिन वो हमारे जितने यूनाइटेड नहीं रहते हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इमॉर्टल इंडिस्ट्रक्टिबल बीइंग्स के रहते हुए बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर भी उन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और हम सारे आंखों उन्हें प्रेशर कर रहे हैं। तो वो उनकी फैक्शंस अभी केओस में चल रही होगी, क्योंकि यार कुछ तो बंदे चाहते कि लड़ाई हो और कुछ बंदे चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन दूर देखते हुए कहते हैं कि फिलहाल में ये कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि वॉर होगी या फिर नहीं, ये बड़ी मुश्किल सी बात है। मतलब हो सकता है कि लॉर्ड टल भी जाए, मतलब वॉर टल भी जाए, जो कि यार लॉर्ड्स के पावर की वजह से होगी। जिसके साथ लॉर्ड नाइगू कहते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर उनके पास भी कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है। अब यहाँ प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के अंदर भले ही लॉर्ड नाइगू की स्ट्रेंथ एवरेज मानी जाती है, लेकिन फिर भी अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच में अपने लॉर्ड नाइगू को जो टेरर है, जो डर है, वो कुछ ज़्यादा ही भयानक होता है। जिसके साथ युवान सबको ऑर्डर कहते हैं कि चलो चलते हैं, और 8 लॉर्ड एक साथ फॉलन टेरिटरी के सामने जाने लगते हैं। नॉर्मली जितने भी प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर लॉर्ड्स थे उनमें एक एक बंदे ही काम किया करते थे, मतलब देखा लू फेंग ने कैसे अकेले किए थे, और कभी कभी रेयरली ही 2 या 3 काम करते थे। और यहाँ पर अभी के फिलहाल 8 एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जो कि इनफ था बाकी इन्फिनाइट ह्यूमन फैक्शंस के उनकी तरफ ध्यान खींचने के लिए। अब यहाँ पे सबको पता चल जाता कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के 8 लॉर्ड एक साथ मूव कर रहे हैं, और वो लोग सोचते लगते कि क्या वो लोग एस्पिक फैक्शंस के साथ वॉर करना चाहते हैं। और दूसरे जो देख रहे थे उनकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि 8 लॉर्ड्स मौजूद थे, उनमें से एक सिंगल लॉर्ड ही पूरी तरह से भयानक था, मतलब कि उनकी अकेले की पावर से कुछ ज़्यादा ही दबदबा बना देने वाली थी। लेकिन 8 मिलकर तो सोचो क्या ही पावर्स हो गई, और लू फेंग की पावर से भी बढ़ चुकी है, तो यार सबको अच्छे से पता है। और यहाँ पे जो 3 ग्रेट फैक्शंस के बीच में जो वॉर होती है वो उनके लिए बहुत भयंकर वाली बात होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या सच में वॉर होगा या फिर वहां पर जाके कुछ लॉर्ड्स वापस मुड़ जाएंगे, मतलब ह्यूमन एंसेस्टर्स वापस मुड़ जाएंगे, कहेंगे कि हमें नहीं लड़ना है। तो इस हिसाब से देखकर बाकी के भी हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा या फिर नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले। तब तक के लिए बाय।